एक नॉर्मल दिन में वीजी सिद्धार्थ के कॉन्वॉय में 2 गाड़ियाँ होती थी, एक उनकी खुद की गाड़ी और दूसरी बैकअप के लिए। पर 29 जुलाई को सिद्धार्थ जब बेंगलुरु से अपने घर से निकलते हैं तो 2 चीज़ें डिफरेंट हैं। पहली, बस वो अपनी टोयोटा इनोवा गाड़ी के साथ आए हैं और दूसरी, उनके रेगुलर ड्राइवर रवि लीव पर है, इसीलिए एक नया ड्राइवर ये गाड़ी चला रहा है। घर निकलने से पहले सिद्धार्थ अपने परिवार को बुलाते हैं कि वो कुछ कॉफ़ी एस्टेट्स विजिट करने जा रहे हैं, या तो सकलेशपुरा वाला या फिर मुदीगेरे वाला, दोनों जो चिकमगलुरु इलाके में है। पर सकलेशपुरा पहुंचने से पहले ही वो ड्राइवर को बोलते हैं मंगलुरु की तरफ बढ़ने के लिए। फिर नेत्रावती नदी पर एक ब्रिज पर वो रोकने को बोलते हैं। गाड़ी से निकलते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं कि तुम ब्रिज पार कर लो, मैं उधर चल कर आऊँगा। फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं जब तक ड्राइवर उनको देख भी नहीं सकता। ड्राइवर कई घंटे वेट करता है और जब 8 बज जाते हैं और सूरज भी डूब जाता है, वो सिद्धार्थ को कॉल करने की कोशिश करते हैं पर कोई जवाब भी नहीं देता। इसीलिए नेक्स्ट दिन एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल करी जाती है। VG Siddharth, the founder of India's largest coffee chain, Cafe Coffee Day, has been missing for the last 17 hours. अब पूरे देश में डिस्कशन हो रहा है कि सिद्धार्थ है कहाँ, पर पुलिस को उनके ऑफिस में एक नोट मिलता है, एक साइड नोट। I would like to say I gave it my all. I am very sorry to let down all the people that put their trust in me. I fought for a long time, but today I gave up as I could not take any more pressure. I have failed as an entrepreneur. This is my sincere submission. I hope someday you will understand, forgive and pardon me. अब ऑन द सर्फेस कैफे कॉफी डे बहुत ही सक्सेसफुल चेन। देश भर में 1700 कैफेज हैं, हजारों वेंडिंग मशीन्स हैं और एक ऐसी ब्रांड है which has a strong recognition. So then why would one of India's popular entrepreneurs write a note जहाँ वो कहते हैं कि he has failed? ये समझने से पहले we should go back to the time जिससे पहले सिद्धार्थ कॉफी किंग बने। वीरप्पा गंगैया सिद्धार्थ हेगड़े 1959 में पैदा हुए एक ऐसे परिवार में जिसकी लेगेसी में ही कॉफी है। कई सदियों से ये परिवार कर्नाटका के मलनाड रीजन में कॉफी कल्टीवेट कर रहा है। जब तक सिद्धार्थ पैदा हुए इस परिवार में पैसे की कमी नहीं थी। चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट से सिद्धार्थ फिर कॉलेज के लिए सेंट एलोशियस कॉलेज जाते हैं। क्योंकि उनके परिवार के पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए वो कॉलेज कई बार गाड़ी और बाइक से आते थे, मानो कि वो उधर के स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो। पर कॉलेज के दौरान सिद्धार्थ बिकेम फैसिनेटेड विद कम्युनिज्म एंड मार्क्सिज्म। प्लांटेशन वर्कर्स की गरीबी देखकर सिद्धार्थ का मानना था कि कम्युनिज्म ही इनइक्वालिटी को हटा सकता है। अब कॉलेज के दौरान इन प्रिंसिपल से जरूर वो इफेक्टेड हुए, पर उनका ये भी मानना था कि कैपिटलिज्म एंड मेकिंग मनी इज गुड। इसीलिए अगस्त 2016 में जब IIT कानपुर में एक इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप समिट हुआ, सिद्धार्थ ने बोला कि I was really influenced by Karl Marx. Karl Marx principles were fantastic, and I believed those days capitalists are crooks, and still I believe we are not very good people. So, but after reading the Russian history, I thought I can be a Robin Hood, take the capital from the rich and give to the poor. कॉलेज के बाद इमीडिएटली उन्होंने फैमिली का कॉफी बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। इंस्टेड ही एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग। वो बैंगलोर शिफ्ट होकर स्टॉक मार्केट में काम करने लग गए और इवेंचुअली उन्होंने अपनी कंपनी क्रिएट करी, सिवान सिक्योरिटीज। कॉफी के बिजनेस में बहुत पॉलिटिक्स थी और सरकार के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, एंड ही डिडंट वांट एनी ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में कॉफी का बिजनेस कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया मैनेज करता था। ये एक सरकारी बोर्ड था और हर कॉफी एस्टेट को अपनी कॉफी इसी कंपनी को बेचनी पड़ती थी। इंडियन कॉफी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी सोवियत यूनियन को जाता था एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत, जहाँ इंडिया सोवियत यूनियन को कॉफी बेचेगा और सोवियत यूनियन पैसे के बदले इंडिया को कई और चीजें देगा जिसको हमारे देश की जरूरत थी। इस अरेंजमेंट की वजह से कॉफी एस्टेट्स को तो कॉफी इमीडिएटली बेचनी पड़ती थी और उनको छोटा मोटा एडवांस भी मिलता था, पर पूरी पेमेंट 2-3 साल बाद आती थी जब सोवियत यूनियन और इंडिया की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती थी। जबकि स्टॉक मार्केट रिलेटिवली क्लीन थी। लेट 80s आते आते सिद्धार्थ का सिक्योरिटीज बिजनेस अच्छा करने लगा। वो बहुत जल्द एडवांटेज उठाते उन स्टॉक्स की जिनका दाम एक एक्सचेंज पर कम होता पर दूसरे एक्सचेंज पर ज्यादा होता। दिस इज अ क्लासिक फॉर्म ऑफ आर्बिट्राज, बाय लो सेल हाई। 1988 में सिद्धार्थ ने शादी करी मालविका कृष्णा के साथ, जो एक सीनियर कांग्रेस लीडर और एक सिटिंग MLA।
SM कृष्णा की बेटी थी। इस शादी के बाद सिद्धार्थ का उठना बैठना कर्नाटका के टॉप पॉलिटिकल और सरकारी सर्कल्स में हो गया। 1988 और 1991 के बीच स्टॉक ब्रोकर्स के लिए एक बूम था और इस पीरियड को कहा जाता था हर्षद मेहता ईयर्स। वॉल्यूम्स वर राइजिंग एंड मनी वाज फ्लोइंग फ्रीली। पर 1992 में पता चलता है कि हर्षद मेहता एक्चुअली मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे थे। जैसे ये स्कैम खबरों पे आया, पूरी मार्केट डूब गई। बट दिस टाइम सिद्धार्थ वर स्लाइटली फॉर्चुनेट। वो बेंगलुरु में बैठे हुए थे और एक IT सर्विस कंपनी इन्फोसिस अपना IPO कर रही थी ताकि उनको 13 करोड़ रुपए मिल जाए। कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने सिद्धार्थ को इस बारे में टिप दे दी। उन्होंने उनकी एडवाइस लेकर इस कंपनी के 60,000 शेयर्स खरीद लिए एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। सिद्धार्थ ने इस इन्वेस्टमेंट से कई पैसे कमाए एंड ही डेवलप्ड फ्रेंडशिप विद वन ऑफ द फाउंडर्स, नंदन नीलेकनी, जिन्होंने इवेंचुअली सिद्धार्थ के कॉफी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी। और आज की दुनिया में समवन हु अंडरस्टैंड्स टेक एंड बिजनेस हैज अ सिग्निफिकेंट अनफेयर एडवांटेज इन द वर्ल्ड ऑफ AI। वन एग्जांपल इज LevelZero, हु इज अ डच कोडर एंड सोलोप्रेन्योर। सोलोप्रेन्योर का मतलब ही इज just a team of one, and he has built multiple businesses just by being very good at coding and very sharp in business analytics. और Scaler School of Technology का UG program in AI and Business is one of its kind program in India जो exactly आपको ऐसी skills develop करने में मदद करेगा। यहाँ स्टूडेंट्स कोडिंग और AI को बिजनेस थिंकिंग के साथ अप्लाई करना सीखते हैं, जैसे प्रोडक्ट आइडिएशन कैसे करते हैं, एक कंपनी को स्केल कैसे करते हैं। और सबसे बड़ा USP की कार्यक्रम के अंदर हर स्टूडेंट को अपना स्टार्टअप बिल्ड करने का मौका मिलता है। सो यू गेट रियल लाइफ एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर UG कोर्स। एंड द गुड थिंग इज कि अगर आपकी स्टार्टअप स्केल कर जाती है देन दे हेल्प यू रेज फंडिंग। और अगर ऐसा हुआ भी नहीं तो एक्चुअल प्रोडक्ट्स बिल्ड कैसे करते हैं, एक फाउंडर कैसे बनते हैं, एटलीस्ट यू लर्निंग ऑल ऑफ दैट। एंड इन टुडेज इकोनॉमी मेनी रोल्स आर आल्सो फॉर ex-founders because even hiring managers and leadership understands that founder skills are pretty rare and those are the type of people companies need. Scaler also gives you placement support for many roles that are very AI native, like AI native engineers. इसके अलावा mentorship और curriculum उन लोगों से आता है जो OpenAI, Meta और DeepMind जैसी जगहों में काम कर चुके हैं। Finally, campus का एक core part है Scaler Innovation Labs, जहाँ global experts के साथ students बहुत ही cutting edge technology build करते हैं, including India का one of the first humanoid robot startups. अगर आप या फिर someone you know who's in the 12th class and is interested in this, then the link is in the description for the NACT entrance test. पर ये बस 200 लोगों के लिए ही है। And remember when you fill the form, use the code MOHAK because then you can get scholarship, especially अगर आपका टेस्ट रिजल्ट अच्छा रहता है during the entrance. सिद्धार्थ रियलाइज कि इस मार्केट में मैनिपुलेशन करना बहुत ईजी है and he wanted a relatively cleaner market, which is why उनका अटेंशन वापस गया अपने फैमिली के कॉफ़ी बिजनेस में। और उनका मानना था कि इस मार्केट में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब सिद्धार्थ तो मानते हैं कि इस मार्केट में पोटेंशियल बहुत है, पर पोटेंशियल के साथ साथ इसमें रेगुलेशंस भी बहुत है। इसी वजह से 1992 में कई कॉफ़ी एस्टेट ओनर्स दिल्ली जाते हैं सेक्टर की लिबरलाइजेशन के लिए। इसमें कर्नाटका के कई प्लांटर्स हैं जो अपना आर्ग्यूमेंट देश के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह के सामने रखते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे रेगुलेशंस कम होने लग जाती है। सबसे पहले ग्रोवर्स को इजाज़त दी जाती है कि 30% प्रोड्यूस वो अब डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेच सकते हैं और बस 70% इंडिया के कॉफ़ी बोर्ड को उनको बेचना होगा। 30% फिर 70% बन जाता है। इस वजह से पूरी इंडस्ट्री बदल जाती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कैश फ्लो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है एंड री इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस इज पॉसिबल। इसी वजह से दिसंबर 1993 में सिद्धार्थ अमालगमेटेड बीन कॉफी ट्रेडिंग कंपनी ABCTL बनाते हैं। ये एक एक्सपोर्ट कंपनी है जहां सिद्धार्थ कई छोटे ग्रोवर से कॉफी खरीदते हैं और फिर इसको डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचते हैं। इसका एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जहां टिपिकली लोगों को हर किलोग्राम के लिए 24 से 25 रुपए मिलते थे, ABCTL को 55 रुपए का प्राइस मिल जाता है इंटरनेशनल मार्केट्स में। अगले 2 साल ग्लोबल कंडीशंस और सिद्धार्थ को फेवर करती हैं। सबसे पहले ब्राजील में खराब वेदर की वजह से उधर का कॉफी सप्लाई बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से सिद्धार्थ को कुछ डील्स में 180 रुपए पर केजी मिलते हैं। ABCTL की इतनी तरक्की होती है कि पूरे चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट में ये कंपनी प्राइस सेटर बन जाती है। दूसरे लोग देखते हैं कि इस कंपनी का क्या दाम होगा और उसी हिसाब से वो अपने दाम रखते हैं। फिर सिद्धार्थ दूसरे ग्रोवर्स को ट्रेनिंग देने लग जाते हैं कि कौन सी बीन्स का क्या दाम है इंटरनेशनल मार्केट में
और अपनी क्वालिटी बढ़ाने उनको कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी होंगी। पर सिद्धार्थ ये भी जानते हैं कि एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत रिस्की गेम है, क्योंकि अगर दुनिया में कुछ भी हो जाए तो इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ता है। इस वजह से उनको आइडिया आया कि जब तक वो अपनी ब्रांड बनाएंगे नहीं ना, तब तक ये बिजनेस रिस्क जाएगा नहीं। जब सिद्धार्थ ने अपने दोस्तों को आइडिया बताया कि वो एक कॉफ़ी का कप बस 25 रुपये में बेचना चाहते हैं, कई लोगों ने उनका मजाक बनाया, क्योंकि उस समय बेंगलुरु में फिल्टर कॉफ़ी का एक कप आपको बस 5 रुपये में मिल जाएगा। एक एसोसिएट ने उनको बहुत ब्लंटली पूछा कि भाई कोई 5 गुना ज़्यादा दाम क्यों देगा कॉफ़ी के लिए, पर सिद्धार्थ का इंस्टिंक्ट कहता था दैट दिस इज़ पॉसिबल। वो कई समय से ग्लोबल कॉफ़ी कंपनीज स्पेशली यूरोपियन ब्रांड चीबो को स्टडी कर रहे थे, जो अपने रिटेल आउटलेट्स के जरिए कॉफ़ी पाउडर और कॉफ़ी बेचती। इसी वजह से 1995 में सिद्धार्थ ने कई छोटे रिटेल आउटलेट्स जिनका नाम था फ्रेश और ग्राउंड को लॉन्च करे। ये स्टोर्स मोस्टली रेजिडेंशियल नेबरहुड्स में थे। अब ये एक्सपेरिमेंट चल ही रहा था, बट सिद्धार्थ रियलाइज दैट समथिंग इज मिसिंग। वो एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहाँ लोग उनकी ब्रांड को एक्सपीरियंस करेंगे। और 1996 में जब वो सिंगापुर गए ट्रिप के लिए, दिस चेंज एवरीथिंग। डिनर के बाद जब वो होटल वापस जा रहे थे, सिद्धार्थ की नज़रें एक ऐसी जगह पर पड़ी जहाँ लोग कंप्यूटर्स के साथ बैठकर काम कर रहे थे और एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। उनके पास आइडिया है कि वाई कैन नॉट ही क्रिएट अ सिमिलर एक्सपीरियंस इन इंडिया। वो एक इंडिया में ऐसा कैफ़े क्यों नहीं खोल सकते जहाँ लोग इंटरनेट यूज़ कर सके, कॉफ़ी पी सकें और दूसरे के साथ हैंग आउट कर सकें। बट दिस वॉज अ रेडिकल आइडिया, क्योंकि उस ज़माने में लोगों के घरों में इंटरनेट नहीं था। इसीलिए 11 जुलाई 1996 में कैफ़े कॉफ़ी डे का पहला आउटलेट खुला सेंट्रल बेंगलुरु की ब्रिगेड रोड पर, और इस कैफ़े में इंटरनेट अवेलेबल था। CCD में आपको इटालियन स्टाइल ड्रिंक्स जैसे कैपेचिनोज, एस्प्रेसोज और लाटेज मिलती, कई चीज़ें जिसको इंडियंस ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये कैफ़े एक इंस्टेंट हिट बन गया। अगले कुछ सालों के दौरान सिद्धार्थ ने फिर कई आउटलेट्स खोले और 2001 तक तो देश में 18 कैफ़ेज खुल चुके थे, मेनली बेंगलुरु, चेन्नई और मैसूर में। पर सिद्धार्थ अभी भी इस कंपनी को एक फैमिली बिजनेस की तरह चला रहे थे। मोस्टली एम्प्लॉयज़ उनके फैमिली एसोसिएट्स थे और दूसरे कुछ दोस्त थे। जब भी कोई यंगस्टर उनके होम टाउन से नौकरी की बात करता, उनको नौकरी देते थे। एंड दिस इज द स्टेज व्हेन नरेश मल्होत्रा एंटर्स द पिक्चर। नरेश ने पहले विजय माल्या के साथ काम किया था बर्जर एंड पेंट्स जैसी कंपनीज को सेटअप करने के लिए, और फिर बाद में KPMG के ऑपरेशन सेटअप करने के लिए। 2001 में नरेश CCD के CEO बन गए। कंपनी में 70 से 80 लोग थे, बट द नंबर्स रियली शॉक्ड हिम। कंपनी के 20 से कम आउटलेट्स थे, पर बिजनेस डूब रहा था। फिर उन्होंने सिद्धार्थ को अपना प्लान बताया कि हम 18 में से 10 कैफेज को बंद करेंगे और मोस्ट एम्प्लॉयज़ को फायर कर देंगे। सिद्धार्थ इस चीज़ को सुनकर दंग रह गए। उनको लगा था कि नरेश उनको एक्सपेंशन एडवाइस देंगे, पर इधर वो उनको उल्टा एडवाइस दे रहे हैं ऑपरेशंस बंद करने के लिए। पर नरेश ने जब अपनी थिंकिंग शेयर करी, सिद्धार्थ इवेंचुअली अग्रीड, जिसके साथ कई अनप्रॉफिटेबल कैफेज बंद कर दिए गए और एक्सेस स्टाफ को फायर कर दिया गया। अगले 6 सालों के दौरान नरेश ने सिस्टम्स, प्रोसेसेस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्रिएट किया कंपनी में। 6 साल बाद नरेश मल्होत्रा लेफ्ट द कंपनी आफ्टर स्टेबलाइजिंग द बिजनेस, जिसके बाद CCD started expanding across India like Delhi and Mumbai। 2004 तक 150 कैफेज खुल गए थे और 2008 तक 560। जैसे ही एक्सपेंशन आया, वैसे कंपटीशन भी बढ़ने लग गया फ्रॉम ब्रांड्स लाइक बरिस्ता, कोस्टा कॉफी एंड कॉफी बीन एंड टी। मिड 2000 आते आते सिद्धार्थ started preparing for an IPO and he became the face of the company obviously because he's been the founder। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उनका लीडरशिप स्टाइल क्या है, he said I believe in rolling up my sleeves and working। और इसी माइंडसेट से सिद्धार्थ ने CCD की कंपनी चलाई। नरेश मल्होत्रा की एग्जिट के बाद कैफे कॉफी डे एक्सपैंड करने लगा अग्रेसिवली। रेवेन्यूज ने तो 250 करोड़ रुपए क्रॉस कर दिए, पर फाइनेंशियल फाइलिंग ने दिखाया कि बिजनेस ग्रुप लॉस में था क्योंकि उन्होंने इतने ज्यादा पैसे खर्च करे एक्सपेंशन के लिए। बस कैफेज पर फोकस करने की बजाय CCD का बिजनेस ग्रुप कई चीजों पर फोकस करने लगा। होल्डिंग कंपनी थी कैफे डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड, और ये होल्डिंग कंपनी सारे डिफरेंट बिजनेसेस को मैनेज कर रही थी। इस एक्सपेंशन को फाइनेंस करने के लिए कर्ज भी बढ़ा और उसके साथ साथ इंटरेस्ट कॉस्ट भी। फाइनेंशियल ईयर 2012 में लॉन्ग टर्म बोरिंग 1600 करोड़ थी। 3 साल बाद ये नंबर 3500 हो गया। कई छोटे छोटे बिजनेसेस तो पैसा कमा भी नहीं रहे थे, पर उनको पेरेंट कंपनी से और फाइनेंसिंग मिलती जाती। सिद्धार्थ का मानना था कि ये सारे बिजनेसेस इवेंचुअली वैल्यूएबल लॉन्ग टर्म एसेट्स बनेंगे।
कई बार सिद्धार्थ की एक कंपनी दूसरी कंपनी को कई करोड़ की उधार देती। बेसिकली लेफ्ट पॉकेट से पैसा लिया और राइट पॉकेट में रख दिया। ओरिजिनली सिद्धार्थ का प्लान था कि जो उनका प्रॉफिटेबल कैफे बिजनेस है ना, उसको वो आईपीओ कर देंगे, पर क्योंकि दूसरे बिजनेसेस की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो पूरी होल्डिंग कंपनी का आईपीओ करेंगे। एम था मार्केट से करीब 1000 करोड़ रुपए उठाना। इन 1000 करोड़ में से आधे से ज्यादा पैसा तो कर्ज चुकाने में जाएगा। इसलिए कई एनालिस्ट ने लिखा कि कंपनी का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है, कर्ज की लेवल्स इतनी ज्यादा हैं और रिटर्न्स इतनी कमजोर हैं, इसलिए इसके आईपीओ में इन्वेस्ट क्यों ही करना। अब आईपीओ में कई इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाया तो, पर ओपनिंग के बाद इशू प्राइस से स्टॉक का प्राइस कम था, विच शोज कि मार्केट का इतना कॉन्फिडेंस नहीं था इस कंपनी में। पर आईपीओ के बाद भी बोरोइंग्स नहीं रुकी, नई कैफेज खुलते गए और रियल एस्टेट के बिजनेस को चलाने के लिए भी कर्ज उठाना ही पड़ा। इन लोन्स के लिए सिद्धार्थ कंपनी के शेयर्स एज कोलैटरल देने लगे, जिसका मतलब था दैट ही वाज बेसिकली गिविंग हिज कंपनी अवे अगर थिंग्स गो रॉन्ग। इसके साथ साथ इंडिया का बैंकिंग एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा था। पहले बैंक्स कंपनीज को इजाजत दे देते थे अगर वो नए लोन्स लेना चाहते पुराने लोन्स को चुकाने के लिए, पर जब आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने एसेट क्वालिटी रिव्यू का प्रोसेस स्टार्ट किया, ये चीज करना बैंक के लिए इतना आसान नहीं था। इस वजह से सिद्धार्थ लोन्स नहीं उठा सकते थे पिछले लोन्स को चुकाने के लिए। सितंबर 2017 में आईटी डिपार्टमेंट ने कैफे कॉफी डे लोकेशन से सिद्धार्थ के घर में कई रेड करी। उनका कहना था कि वो टैक्स इरेगुलरिटीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसी वजह से कुछ दिन के अंदर ही स्टॉक 10 से 20% गिर गया। अब एज अ कंज्यूमर आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि 1700 कैफेज तो अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं, पर बिहाइंड द सीन्स थिंग्स वर रियली रॉन्ग। एंड सडनली 2018 में कुछ हुआ जिससे सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई। In an emergency move, the government moved in today to avert a potentially huge crisis at a financing company that could hit the savings of ordinary folks. The current management of IL&FS has been suspended and a new 6-member board that includes Uday Kotak takes over. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज IL&FS एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी थी जो मानो बैंकिंग सिस्टम में एक मिडलमैन थी। वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक से पैसा बोरो करते और कई रोड्स और हाईवेज प्रोजेक्ट्स को ये पैसा देते। अब कई समय से IL&FS की लोन बुक हजारों करोड़ों तक आ गई, पर दिस कंपनी हैडंट मैनेज्ड इट्स लोन्स वेल। इस वजह से IL&FS की कई कंपनीज अपना पैसा चुका ही नहीं पाई, जिसकी वजह से देश के पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में एक रेड अलर्ट आ गया। IL&FS की क्रेडिट रेटिंग डिफॉल्ट स्टेटस बन गई, जिसका मतलब था दैट दिस कंपनी इज वेरी अनसेफ। रेटिंग एजेंसी ICRA ने कंपनी की रेटिंग ही अब घटा दी है। पिछले 2 महीने में ये दूसरी बार हुआ है जब कंपनी की रेटिंग घटाई गई है। ये न्यूज जैसे सामने आई, कई इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पैनिक करने लग गए और वो अपना पैसा उन म्यूचुअल फंड से हटाने लग गए जिन्होंने IL&FS की इन्वेस्टमेंट्स में पैसे लगाए। इसका इफेक्ट इतना बड़ा था कि कोई भी कंपनी जो IL&FS की तरह लगती थी उसकी हालत पतली हो गई, विच इंक्लूड्स बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, टाटा कैपिटल, L&T फाइनेंस और महिंद्रा फाइनेंस। जैसे IL&FS अपने लोन्स पर डिफॉल्ट करने लग गई, एक रिपल इफेक्ट क्रिएट हो गया पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सिद्धार्थ नए लोन्स ले रहे थे अपने पुराने लोन्स को चुकाने के लिए। इसको कहा जाता है एवरग्रीनिंग लोन्स। जैसे सिद्धार्थ ने 2018 में करीब 3,500 करोड़ रुपए बोरो करे 2,800 करोड़ के लोन्स चुकाने के लिए। अब क्योंकि सिद्धार्थ का एक बहुत अच्छा करिश्मा था और बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे बैंकर्स के साथ, उनको हर बार एक नया लोन मिल जाता। फॉर एग्जाम्पल, एक बार उनको पता चला कि एक बैंक एग्जीक्यूटिव जिससे उनको लोन चाहिए, उनकी शादी होने वाली है। इसीलिए सिद्धार्थ ने उस बैंकर को बोला कि क्यों ना आप अपनी शादी सिराय रिजॉर्ट्स में कराओ, जिसका ओनर मैं ही हूँ। इस वजह से सिद्धार्थ को कभी लोन्स की कमी नहीं थी। पर IL&FS के क्राइसिस के बाद सारे बैंकर्स डर गए। इस वजह से सिद्धार्थ के नए लोन्स मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया और एक क्रैश सामने आ गया। माइंडट्री एक IT फर्म है इन्फोसिस की तरह, जिससे सिद्धार्थ कई सालों से एसोसिएटेड थे। कई साल पहले उन्होंने बस 45 करोड़ इन्वेस्ट करे थे, पर इस बिजनेस की वैल्यू अब बहुत ज़्यादा थी। सिद्धार्थ ने ही इस कंपनी को अपना पहला ऑफिस भी दिया था। इनफैक्ट कंपनी के एक को फाउंडर ने कहा था कि मैंने फ्राइडे को विप्रो से रिजाइन किया और मंडे मॉर्निंग तक मैं सिद्धार्थ के ऑफिस से काम करने लगा। सिद्धार्थ ने अपना ये ऑफिस हमें 5 महीने के लिए दिया बिना किसी रेंट के। सिद्धार्थ का माइंडट्री में 21% स्टेक की अब वैल्यू थी 3,000 करोड़ रुपए और वो चाहते थे कि वो पूरे स्टेक को बेच दें ताकि उनकी मेन कंपनी सर्वाइव कर पाए। इसीलिए अगले 6-7 महीने के दौरान वो कई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के पास गए।
कई कंपनीज एक शेयर के लिए 1000 रुपए देने के लिए भी राजी थी, जिसका मतलब था कि उनको 3000 से 3400 करोड़ मिल सकते हैं। पर इन नेगोशिएशंस के दौरान कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती जाती। कभी उनको माइंट्री की मैनेजमेंट से अप्रूवल नहीं मिलता, कभी फाइनल प्राइस सेट नहीं होता और कभी डील की कंडीशंस अप्रूव नहीं होती। बट सिद्धार्थ वाज ऑन अ क्लॉक, ही हैड टू सेल क्विकली। पर मार्च 2019 में फाइनली L&T को उन्होंने अपना स्टेक बेच दिया, जिससे उनको 3200 करोड़ रुपए मिले और ये सारा पैसा उनके लोन को चुकाने के लिए गया। वो अपने दूसरे बिजनेसेस को बेचने के लिए भी राजी थे, चाहे उनके IT टेक पार्क का बिजनेस हो या फिर वेंडिंग मशीन का। इनफैक्ट कोका कोला उनका वेंडिंग मशीन का बिजनेस खरीदना भी चाहती थी, जिसके लिए सिद्धार्थ ने 8000 से 10,000 करोड़ रुपए मांगे। बट कोका कोला फेल्ट दैट द प्राइस इज टू हाई। अब सिद्धार्थ की होल्डिंग कंपनी का डेट 7000 करोड़ से ज्यादा हो गया था। कई सालों से सिद्धार्थ को कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलते ही जा रहा था। जब उनके पास पैसे नहीं थे, ही मैनेज्ड टू सेल माइंट्री। जब उनका एक बैंक से लोन नहीं मिलता, दूसरे बैंक से उनको लोन मिल जाता। बट नाउ ही हैड नो वे। 29 जुलाई 2019 में सिद्धार्थ गायब हो गए। अगले दिन एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई और उसके बाद सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुए। अटकलें लगाई गई कि उनकी बॉडी नदी में मिलेगी। कंपनी के हेडक्वार्टर्स में कई न्यूज रिपोर्टर्स आ गए, पूरी तरह पुलिस तैनात की गई और हर एम्प्लॉय का इंटरव्यू लिया गया। फाइनली सिद्धार्थ के ऑफिस में उनको एक नोट मिला। ये नोट लिखा गया था घटना के बस 2 दिन पहले, 27 जुलाई को। उनको ये भी बोला गया दैट ही वाज अंडर सीनियर प्रेशर फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड टैक्स अथॉरिटीज। 31 जुलाई को उनकी बॉडी नदी में पाई गई। सिद्धार्थ ने अपने नोट में बोला दैट द एसेट्स आर ग्रेटर देन लायबिलिटीज ऑफ हिज कंपनी। इन सम वेज दैट इज ट्रू। कैफे चेन थी, कॉफी प्लांटेशन थे और एक ग्लोबल विलेज टेक पार्क भी था। पर इनमें से कई एसेट्स ऑलरेडी एज कोलैटरल दे दिए गए थे बैंक्स को। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि एक्चुअली एक हिडन बर्डन भी था करीब 3500 करोड़ का। सिद्धार्थ की मौत के बाद उनकी बीवी मालविका ने कंपनी की लीडरशिप ले ली। जब उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया तो उसका डेट 10,000 करोड़ रुपए था। सबसे पहले शी स्टार्टेड सेलिंग कंपनीज एसेट्स, जैसे ग्लोबल विलेज टेक पार्क 2700 करोड़ रुपए में बेचा गया। कई अनप्रॉफिटेबल कैफेज बेच दिए गए, जिस वजह से 2019 में जहाँ CCT के करीब 1700 कैफेज थे, 4 साल बाद ये नंबर बस 450 हो गया। 2025 आते आते CDEL का डेट बस 370 करोड़ था। 2016 में सिद्धार्थ ने कहा था कि वो रॉबिन हुड बनना चाहते हैं। बट दैट्स द चैलेंज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। सबका एक विजन होता है, बट व्हेन थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग यू नीड टू नो व्हेन टू स्टॉप। एंड सिद्धार्थ डिड नॉट रियलाइज दिस व्हेन टू स्टॉप. And this is something that Siddharth struggled with. Hopefully you like this video. This video was sponsored by Scalar School of Technology. Don't forget to check out Scalar School of Technology's AI and Business program. NSCET की entrance test details और scholarship की information आपको description में मिल जाएगी। याद रहे, if you use the code MOHAK in your application form, one of you will get the chance to get 100% scholarship from Scalar.